रामपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का अब तक लड़ा गया सबसे विनाशकारी युद्ध था। यह युद्ध 1914 ईस्वी से प्रारंभ होकर 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व संपूर्ण विश्व में यूरोप के राज्यों का वर्चस्व था। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एशिया में जापान का इस समय तक महाशक्ति के रूप में उदय हो चुका था। यूरोप में इस समय इंग्लैंड सर्वाधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र था। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना उसके पास थी। इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य विशाल तथा विश्व के प्रत्येक भाग में स्थित था। उसकी रुचि यूरोप की आंतरिक राजनीति में न होकर अपने आर्थिक तथा साम्राज्यवादी हितों की वृद्धि एवं रक्षा में थी। जर्मनी इंग्लैंड का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। उसकी थल सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। जर्मनी औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, किंतु उपनिवेशों की संख्या उसके पास थी। जर्मनी यूरोप के मध्य में स्थित था। विलियम द्वितीय के नेतृत्व में वह यूरोप का अधिनायक बनना चाहता था। उसने स्लेफिन योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत फ्रांस और रूस पर निर्णायक और तीव्र गति से आक्रमण करना निहित था। रूस के क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा राज्य था। यहाँ निरंकुश राजतंत्र था। रूसी राज्य में गैर रूसी जातियाँ बड़ी संख्या में थी। रूस की रुचि बाल्कन प्रदेशों में थी, जहाँ बड़ी संख्या में उसके स्वजातीय स्लाव थे। रूस ओटोमन साम्राज्य को विभाजित कर बृहद स्लाव राज्य की स्थापना करना चाहता था। ऑस्ट्रिया बाल्कन में रूस का सबसे बड़ा विरोधी था। फ्रांस 1870 ईस्वी में जर्मनी से हुई पराजय का बदला लेना चाहता था। फ्रांस इस युद्ध में जर्मनी द्वारा छीने गए अल्सेस तथा लॉरेन के प्रदेश वापस लेकर अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। इस समय तक एशिया अफ्रीका में यूरोप के विभिन्न देशों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। एशिया में भारत, लंका, बर्मा, मलाया पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। एशिया में भारत, लंका, बर्मा, मलाया पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल तथा मध्य पूर्व इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र में थे। हिंद, चीन तथा इंडोनेशिया फ्रांस के अधीन थे। चीन को विभिन्न यूरोपीय शक्तियों तथा जापान ने आपस में बांट रखा था। अफ्रीका में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों के नियंत्रण के प्रश्न पर इनमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। अंत में जब एशिया में और उपनिवेश उपलब्ध नहीं थे और आपसी अविश्वास व शत्रुता के कारण इनमें समझौता संभव नहीं था, उन्होंने पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया। प्रथम विश्व युद्ध एकदम से शुरू नहीं हो गया, बल्कि कई कारणों और घटनाओं के सिलसिले का परिणाम था, जो 1914 के काफ़ी पहले से चल रहा था। इस युद्ध में लगभग विश्व के सभी राष्ट्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ था, किंतु यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि 1870 से 1914 ईस्वी तक साम्राज्यवादी राष्ट्रों के स्वार्थों, नीतियों तथा घटनाओं द्वारा तैयार हो चुकी थी। पिछले कई वर्षों से ऐसे अनेक कारण यूरोप में एकत्रित होते जा रहे थे, जिनकी वजह से किसी भी एक देश या वर्ग को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता था। विभिन्न विरोधी परिस्थितियों के मिलने से कोई भी चिंगारी प्रचंड अग्नि का रूप धारण करने की क्षमता रखती थी, और प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसा ही हुआ। 1891 ईस्वी में बिस्मार्क ने कहा था, मैं विश्व युद्ध को नहीं देखूंगा, परंतु तुम देखोगे और उसका प्रारंभ पूर्व से होगा। उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण थी। राष्ट्रता की भावना फ्रांसीसी क्रांति की देन थी। जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना का प्रतिफल था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रीयता की इस भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया।
प्रत्येक राष्ट्र अपने विस्तार, सम्मान तथा गौरव की वृद्धि तथा अन्य देशों को नष्ट करने को उद्यत हो उठे। फ्रांस अल्सास तथा लॉरेन पाना चाहता था, तो राष्ट्रता की भावना से प्रेरित पोल, चेक, सर्ब, बल्गर आदि जातियां ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होना चाहते थे। जर्मन सम्राट कैसर विलियम को विश्व राजनीति तथा विश्व साम्राज्य का स्वप्न दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास था कि जर्मनी का वैभव तो दूसरे देशों तक विस्तार में निहित है, जबकि फ्रांस जर्मनी से प्रतिशोध लेने के लिए अवसर की तलाश में था। कभी भी प्रतिशोधात्मक युद्ध भड़कने का भय था। देशभक्ति की उग्र भावना शांति विरोधी थी। वे यह मानते थे कि समस्या का हल केवल युद्ध से ही निकल सकता है। इंग्लैंड व जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बनी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जर्मनी ने तीव्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की और इंग्लैंड व फ्रांस को औद्योगिक उत्पादन में पीछे धकेल दिया। साम्राज्यवाद की दौड़ में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के मुकाबले में जर्मनी उतने ही उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था जितने इंग्लैंड के पास थे, ताकि वह अपनी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति को भी तब झटका लगा जब जर्मनी ने एक बड़ा युद्धपोत इम्परेटर बना लिया। जर्मनी ने कील नहर का निर्माण कर इंग्लैंड की तटरेखा के लिए खतरा पैदा कर दिया। बर्लिन को बगदाद से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण भी जर्मनी ने कर लिया। इस तरह पूर्व में जर्मनी को सेना या सामान भेजना आसान हो गया, जिससे ब्रिटेन के पूर्व में उपनिवेशों पर खतरा बढ़ गया। जर्मनी व फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा। 1871 के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। अपने दो उपजाऊ और औद्योगिक क्षेत्र अल्सेस व लॉरेन जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस इस अपमान को भूल नहीं सका। वह इसका बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में रहा। फ्रांस व जर्मनी के हित भी उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को को लेकर के टकराते थे। वर्ष 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन ने गुप्त संधि कर ली, जिसके अनुसार फ्रांस को मोरक्को में तथा ब्रिटेन को मिस्र में मनमानी करने की छूट मिल गई। जर्मनी को इस समझौते से अलग रखने के कारण जर्मनी ने मोरक्को को फ्रांस के विरुद्ध भड़काया। युद्ध के बादल तभी छटे जब फ्रांस ने मध्य अफ्रीका स्थित फ्रांसीसी कांगो को जर्मनी को देना स्वीकार कर लिया। गुटों का निर्माण। संघर्ष व टकराव ने साम्राज्यवादी शक्तियों को मित्र बनाने हेतु खोज में लगा दिया, ताकि भविष्य के युद्ध में उनकी सहायता हो सके। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इंग्लैंड ने त्रिगुट की स्थापना की कि यदि प्रतिद्वंदी शक्ति के साथ युद्ध हुआ तो वह आपस में सैनिक सहायता करेंगे। इंग्लैंड, रूस व फ्रांस ने त्रिदेशीय संधि 1907 में की। परस्पर विरोधी गुटों के निर्माण से यूरोप दो खेमों में बंट गया, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों में तनाव व प्रतिद्वंदिता स्पष्ट दिखाई देने लग गई। इन देशों में हथियारों व अस्त्र शस्त्रों की होड़ लग गई। आपसी घृणा व शक ने शांति के वातावरण को भंग कर दिया। प्रत्येक गुट ने युद्ध का प्रचार किया। अब यह स्पष्ट था कि यदि युद्ध प्रारंभ हुआ तो पूरा यूरोप ही इस युद्ध में धकेला जाएगा। सर्व स्लाव आंदोलन तथा बाल्कन राजनीति। यूरोप का पूर्वी क्षेत्र, जिसे बाल्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में स्थित कई राज्य जैसे यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो तथा अन्य कई छोटे राज्य जो कि ओटोमन साम्राज्य तुर्की के शासन के अधीन थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ओटोमन शक्तिहीन होने लगा और ऑस्ट्रिया तथा रूस कई राज्यों में स्लाव रहते थे जो मूल रूप से रूसी जाति के थे। उन्होंने रूस के समर्थन से एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया जिसे सर्व स्लाव आंदोलन कहते हैं, जिसका उद्देश्य स्लाव बहुल सर्बिया राज्य को स्वतंत्र कराना था। इस आंदोलन को जहां रूस समर्थन कर रहा था, वहीं ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था। इससे रूस व ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। 1908 में ऑस्ट्रिया ने स्लाव राज्यों
बोस्निया व हर्जेगोविना को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, जिससे ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। कूटनीतिक संधियाँ। यूरोप में इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण ने ऐसे युग का सूत्रपात किया जो गुप्त संधियों का युग था। बिस्मार्क को इन गुप्त संधियों का जन्मदाता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिस्मार्क ने विभिन्न राष्ट्रों को विभाजित और यूरोपीय राजनीति में गुप्त संधियों के माध्यम से अकेला रखा। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधियों के माध्यम से त्रिगुट का निर्माण किया। फ्रांस ने भी अपनी सुरक्षा की चिंता में रूस और इंग्लैंड से मैत्री कर ट्रिपल अतांत का गठन किया। यह ट्रिपल अतांत का 1914 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा। परिणाम स्वरूप समस्त यूरोप में आपसी संदेह और मंत्रणाओं का दौर चलने लगा। निरंतर असुरक्षा और भय ने अफवाहों और युद्ध की सरगर्मियों को बढ़ावा दिया। व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। उपनिवेश स्थापित करने तथा अपने राष्ट्रों की उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए उपनिवेशों में व्यापार के प्रसार हेतु यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी होड़ इस युद्ध का एक प्रमुख कारण थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका का तेजी से औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। इसके साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादित माल के लिए नवीन बाजारों की आवश्यकता हुई। बढ़ती जनसंख्या तथा सैनिक आवश्यकताओं ने भी उपनिवेश स्थापना हेतु प्रेरित किया। इस प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक क्षेत्र इंग्लैंड और फ्रांस को प्राप्त हुआ। जर्मनी इस मामले में पीछे रह गया। 1890 ईस्वी के बाद उसने उपनिवेश प्राप्ति के प्रयास आरंभ किए, जिससे इंग्लैंड तथा फ्रांस उसके शत्रु हो गए। रूस तथा ऑस्ट्रिया ने बाल्कन प्रदेश में प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। इटली भी उपनिवेशों के लिए लालायित था। उपनिवेश प्राप्ति की इस स्पर्धा ने परस्पर घृणा तथा अविश्वास को बढ़ावा दिया। समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्र अपने देश की विचारधारा का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं और जनमत को प्रभावित करने में उनका बड़ा योगदान रहता है। इस समय में सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रता की भावना से प्रेरित होकर बहुत सी घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जिससे कि जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करना कठिन हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगी। इसी प्रकार जर्मन समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े। फर्डिनेंड की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के विरुद्ध जो कटुतापूर्ण लेख लिखे गए उससे दोनों देशों की जनता में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों के समाचार पत्रों ने युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की परिस्थितियों को तभी संभाला जा सकता था जब प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण होता। वस्तुतः अनियंत्रित प्रेस भी प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ही यूरोप में अशांति एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। शक्तिशाली देश छोटे छोटे राज्यों को बांटकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे थे। 1900 ईस्वी के पश्चात ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना। रूस जापान युद्ध ने भी यूरोपीय राजनीति को प्रभावित किया। रूस की पराजय के कारण उसकी दुर्बलता से लाभ उठाने के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके अतिरिक्त जब रूस को सुदूर पूर्व में साम्राज्य विस्तार का अवसर नहीं मिला तो उसने बाल्कन प्रदेशों में अनुचित हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। वह 1911 में फेज के विद्रोह को दबाने के लिए तथा यूरोपियन लोगों के जनजीवन की रक्षा करने के लिए फ्रांस ने वहां अपनी सेना भेज दी तो इस पर जर्मनी ने इसका विरोध किया और अपना
पैंथर नामक युद्धपोत अगादियर की बंदरगाह पर भेज दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया। इंग्लैंड की चेतावनी के कारण जर्मनी को झुकना पड़ा तथा फ्रांसीसी कांगों का बहुत सा भाग जर्मनी को देना पड़ा। इस घटना ने से इंग्लैंड और जर्मनी के संबंधों में और अधिक कटुता उत्पन्न हुई। वर्ष 1908-9 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने से एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। रूस और ऑस्ट्रिया तथा इटली और ऑस्ट्रिया के आपसी संबंध इसी कारण बिगड़ गए। वर्ष 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्धों ने भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अत्यधिक तनावपूर्ण बना दिया। इन युद्धों के कारण सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण की दौड़ और तेज हो गई। बल्गेरिया सबसे अधिक असंतुष्ट राज्य था क्योंकि सर्बिया, यूनान आदि राज्यों ने उसके बहुत सा भूभाग छीन रखा था। इन बाल्कन युद्धों के महत्व के कारण ही ग्रांट एम टेम्परले ने लिखा है कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना उतनी उत्तरदायी नहीं थी जितने कि बाल्कन युद्ध का तात्कालिक कारण। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 ईस्वी से ही बिगड़ गए थे, जो 1914 तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्व स्लाव आंदोलन के प्रभाव में आकर स्लावों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी। इनमें एक संस्था काला हाथ भी था। इस संस्था ने संगठन या मृत्यु नामक दूसरी संस्था से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पोटियोरेके की हत्या की योजना बनाई, किंतु इसी समय उन्हें यह पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है, तो उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजियो में युवराज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की षड्यंत्रकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने यूरोप को युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया। इस हत्याकांड की ऑस्ट्रिया में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। हत्यारे सर्व होने के कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर दंड देने का निश्चय किया, किंतु जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया से युद्ध करने का खतरा नहीं उठा सकता था। अतः ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने जर्मन सम्राट को पत्र लिखकर सहयोग का अनुरोध किया, जिसे जर्मनी ने स्वीकार करते हुए ऑस्ट्रिया को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में वह जो भी निर्णय करेगा उसका जर्मनी पूर्ण समर्थन करेगा। जर्मनी का समर्थन पाकर ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को अल्टीमेट दिया कि जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटे की अवधि में मानने को कहा गया। ऑस्ट्रिया ने अपनी चेतावनी में सर्बिया पर 1909 ईस्वी के समझौते का उल्लंघन करने तथा ऑस्ट्रिया विरोधी प्रचार को प्रोत्साहित करने तथा हत्या के बाद षड्यंत्रकारियों को यथोचित दंड न देने का आरोप लगाया। इन आरोपों के संदर्भ में सर्बिया ने अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया, परंतु 2 शर्तें जिसमें ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा सर्बिया में जांच पड़ताल में भाग लेने की मांग भी सम्मिलित थी, मानने से उसकी संप्रभुता और सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इन शर्तों के संबंध में सर्बिया ने हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय हो उसे स्वीकार करने की बात कही। यूरोप के सभी देशों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक माना, किंतु ऑस्ट्रिया इस समय तक युद्ध करने का निश्चय कर चुका था। अतः उसने सर्बिया के उत्तर को असंतोषजनक मानकर उसे अस्वीकार कर दिया और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।